वेलकम टू अवधि क्लासेस। स्वागत है आप सभी का अवधि क्लासेस में। यूपी टेट पेपर फर्स्ट जो कि पर्यावरण अध्ययन एक मॉडल पेपर लेके आए हैं आप सभी के लिए, जो भी यूपी टेट पेपर फर्स्ट के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं। और देखते हैं आज का जो पहला प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यह मॉडल पेपर आप सभी के लिए पहला प्रश्न यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारत में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया। क्या पारित किया गया? जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम। तो वह पारित किया गया था 1974 में। 1974 में यह पारित किया गया जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974। ठीक है। अगला है कि पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है। ये सभी को पता होगा कि पृथ्वी दिवस हम 22 अप्रैल को 22 अप्रैल को हम पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत भारत में ग्राम शासक एक दृष्टांत है। तो ग्राम शासक एक दृष्टांत है स्थानीय स्वशासन के रूप में। स्थानीय स्वशासन का है ना, यह पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत भारत में ग्राम शासन एक दृष्टांत है स्थानीय स्वशासन का। अगला है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है ना, वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, क्योंकि हमको इसमें पता नहीं चलता कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कब हुआ, है ना। तो यह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और निम्न में से लाइकेन किसके प्रति अधिक संवेदनशील है। जो लाइकेन होता है ना, ध्यान देना है कि जो लाइकेन होता है वो किसके प्रति, वो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड इसको आप SO2 कहते हैं, इसके प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है लाइकेन। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, ओजोन परत पतली या नष्ट हुई है। तो जो ओजोन परत है जो हमें यूवी रेज से बचाती है, तो वह पतली हुई है या जो नष्ट हुई है वो किस कारण हुई है। तो अंटार्कटिका में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण जो है यह बहुत अच्छी तरीके से नष्ट होती है। तो अंटार्कटिका में ओजोन परत में छिद्र हो चुकी है ना। तो भारतीय वन्य जैव मंडल को संक्षिप्त रूप में कहते हैं IBWL। IBWL हम इसको संक्षिप्त में कहते हैं, है ना। लिख देते हैं यहीं पर IBWL, इसको हम कहते हैं भारतीय वन्य जैव मंडल को संक्षिप्त रूप में IBWL कहते हैं। अगला देखते हैं कि भारहीन अपशिष्ट को अन्य नाम से कहते हैं। किस नाम से कहते हैं? भारहीन अपशिष्ट पदार्थों को हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम जानते हैं ऊर्जा अपशिष्ट। किस नाम से? ऊर्जा अपशिष्ट के नाम से इसे हम जानते हैं, अन्य नाम से, है ना। जो ऊर्जा अपशिष्ट को हम जानते हैं भारहीन अपशिष्ट, भारहीन अपशिष्ट कहें या फिर ऊर्जा अपशिष्ट कहें। अगला प्रश्न है, अगला देखते हैं कि पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो इकोलॉजी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया वो किया गया था रीटर के द्वारा। किसके द्वारा? रीटर के द्वारा इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है। ऐसा कौन सा संस्था है जिसका निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। तो वह संस्था है अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय का निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। एक पौधे अथवा उसकी जाति के पौधे के वातावरण के बीच संबंधों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। तो उसके अध्ययन को हम कहते हैं स्वपारिस्थितिकी, आइटोकोलॉजी, है ना। आइटोकोलॉजी जो है इसको हम कहते हैं एक पौधे अथवा उसकी पौधे जाति की, उसकी जाति के पौधे के वातावरण के बीच संबंध के अध्ययन को स्वपारिस्थितिकी कहते हैं। अगला प्रश्न है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र या किसी अन्य पारिस्थितिक तंत्र के लिए अंतिम ऊर्जा का स्रोत जो होता है उसको आप सूर्य का प्रकाश जो है अंतिम ऊर्जा का स्रोत होता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में कुल अनुपात के क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक वन है। तो सर्वाधिक वन जो माना जाएगा वो अगर अनुपात के हिसाब से देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में जो है कुल अनुपात के क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक वन है अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा वृक्ष पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है। जो
पारिस्थितिकी इकोलॉजी आतंकवादी किसको आप कहते हैं, तो वह कौन सा वृक्ष है, वह है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस को आप जो है पारिस्थितिकी आतंकवादी वृक्ष के रूप में जानते हैं। भारत के किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है, भारत के किस राज्य में जो प्रदेश राजमार्ग की लंबाई हो सबसे लंबी है, तो वो महाराष्ट्र में। कहाँ पर, महाराष्ट्र में। प्रश्न अगला है, इटाई नामक रोग किस धातु की अधिकता से होता है, इसको आप याद रखेंगे कि यह जो है कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग होता है। अगला, पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो पृथ्वी के ठीक दो भागों में बांटती है, जो पृथ्वी को ठीक दो भागों में बांटती है, उस काल्पनिक रेखा को आप किस नाम से जानते हैं, तो वो है विषुवत रेखा। याद रखिएगा, विषुवत रेखा पृथ्वी तल को दो भागों में बांटती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था पर्यावरणीय कार्यक्रम में विशेष भूमिका नहीं निभाती है, तो वह कौन नहीं निभाती है, वो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यह जो है स्वास्थ्य विभाग की है, ना कि पर्यावरण कार्यक्रम में, है ना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिक पिरामिड्स का प्रकार नहीं है, तो वह कौन सा नहीं है, तो जो विसर्जित ऊर्जा पिरामिड है यह एक पारिस्थितिक पिरामिड का प्रकार नहीं है, जबकि जीव संख्या पिरामिड, संचित ऊर्जा पिरामिड और जीव भार पिरामिड यह जो है पारिस्थितिक पिरामिड के प्रकार के रूप में गिने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि संसाधनों के संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, किसके संदर्भ में, संसाधनों के संरक्षण के संदर्भ में। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो मिट्टी व जल दीर्घकालीन या परिवर्तनीय संसाधन हैं, अतः उनके संरक्षण उपायों की आवश्यकता नहीं है, यह यहाँ पर बिल्कुल असत्य है। ठीक है, आगे देखते हैं कि मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है, तो मोमबत्ती का जलना किस प्रकार के परिवर्तन में रखा जाता है, तो वह भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन दोनों है। भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन दोनों है क्या, मोमबत्ती का जलना। अगला प्रश्न है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमारे देश में आवश्यकता से अधिक वनों के कटाव व वृक्षारोपण की कमी के कारण उत्पन्न समस्या क्या होती है, तो जो वायुमंडलीय परिवर्तन है, भूमि संरक्षण है और प्रदूषण का खतरा है, यह जो है सभी किसके कारण उत्पन्न होते हैं, वृक्षों के कटाव और वृक्षारोपण की कमी के कारण। आगे है कि पूजा ने एक मेढक का पीछा करते हुए यह देखा कि वह पहले तो जमीन पर कूद रहा था, फिर पानी में तैरने लगा, उसे किस प्रकार के जंतुओं में वर्ग में रखा जाएगा, इसी को आप क्या कहते हो, इसी को आप कहते हो उभयचर। उभयचर ऐसे होते हैं जो जल में भी रहें, मरुस्थल में भी रहें, है ना, तो यह जो है उभयचर के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि अहरित पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते तथा दूसरे पौधों से प्राप्त करते हैं, उसी को आप किस नाम से जानते हैं, परजीवी के नाम से जानते हैं। ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते और दूसरे पौधे पर जो है क्या करते हैं, उनके आस पर रहते हैं, तो वो परजीवी होते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण का उद्देश्य नहीं है, तो पर्यावरण का उद्देश्य कौन सा नहीं होगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि राजनीतिक गुणों का विकास पर्यावरण का उद्देश्य नहीं है, जबकि व्यक्तित्व का विकास, प्रकृति प्रेम का विकास, सामाजिकता का विकास, यह सभी जो है पर्यावरण का उद्देश्य माना जाता है। अगला है, किसी 11 वर्ष के बच्चे के दांत किसी खनिज की अधिकता में चितकबरे हो जाते हैं, तो वह खनिज है, वह कौन सा खनिज है जिसके कारण दांत किसी खनिज की अधिकता में चितकबरे हो जाते हैं, तो उस खनिज को हम किस नाम से जानते हैं, फ्लोरीन। किस नाम से, फ्लोरीन की अधिकता के कारण। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति, जब ओजोन की उपस्थिति होगी पृथ्वी के वायुमंडल में, ओजोन यानी कि O3 की जब उपस्थिति होगी तो उस समय क्या होगा, तो उस समय जो है
पृथ्वी यूवी किरणों के प्रभाव को कम करती है ना। जब उपस्थिति होगी तो वह, इसके पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं उसको कम करने का जो श्रेय जाता है वो ओजोन मंडल, ओजोन परत को जाता है, जो कि समताप मंडल में स्थित है ना। आगे देखते हैं, हथेली और तलवे की त्वचा शरीर के अन्य अंगों की त्वचा से किस मायने में भिन्न होती है। तो जो हथेली और तलवे की जो त्वचा होती है वो क्या होती है, वो मोटी श्रृंगीकृत बाहरी परत के साथ बाह्य त्वचा की अपेक्षा मोटी होती है ना। वो क्या है, बाह्य त्वचा की अपेक्षा बहुत मोटी होती है हथेली और तलवे की त्वचा। अगला प्रश्न है, किसी स्त्री के रक्त की जांच करने पर चिकित्सक उसमें हीमोग्लोबिन की कमी पाता है तो वह स्त्री का दैनिक भोजन में निम्नलिखित भोज्य पदार्थों को शामिल करने के लिए कहेगा। यानी कि अगर उनमें जो है हीमोग्लोबिन की कमी पाई जा रही है, क्या हीमोग्लोबिन की कमी पाई जा रही है, तो वह स्त्री को दैनिक भोजन में निम्न भोज्य पदार्थों को सम्मिलित करने के लिए कहेगा। तो वह कहेगा कि हरी सब्जियों को सम्मिलित किया जाए उनके भोज्य पदार्थ में। अगर हीमोग्लोबिन की कमी पाता है तो वह हरी सब्जियों को खाने की सलाह देगा। और आज का जो अंतिम प्रश्न है वो इस प्रकार से है कि प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे की रचना के लिए, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे की रचना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक आवश्यक नहीं है। तो वह कौन सा नहीं है, तो उसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होगी, उसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होगी। जबकि धूम कोहरे की रचना के लिए क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश, ये सभी मिलकर प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे की रचना करते हैं। और आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। और कैसे लगा वीडियो आप कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें हमेशा ऐसे वीडियो प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद।